Hello, guys. Welcome to the next lecture of economics. So today we have to start our new topic, consumer surplus, right? So what do you mean by consumer surplus? Consumer surplus होता क्या है, right? तो let's see. तो consumer surplus जैसे इसको मैं सी एस पे लिख सकती हूँ शॉर्ट में, राइट? कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? What a consumer is ready to pay minus what consumer actually pays. ओके, तो सपोज करो आप मार्केट में गए, आपको अच्छे फ्रूट्स दिखे, राइट? तो आपको एप्पल्स बहुत अच्छे दिखे, तो आपने सोचा कि यार ये एप्पल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो अगर ये एप्पल्स 250 रुपीज़ केजी भी मिल जाए तो भी मैं खरीद लूंगा। तो यू आर रेडी टू पे कितना रुपया? 250 रुपीज़। फिर आपने शॉपकीपर से जाके इंक्वायर किया रेट के बारे में, तो शॉपकीपर ने बोला ये हैं कितने? 220 रुपीज़ केजी। तो आपने कितने दिए फिर उसको? 220। तो कितने का फायदा हो गया आपको? यू आर एक्सपेक्टिंग कि 250 में भी मैं ले लूंगा, बट आपको पे कितना करना पड़ा? 220। इसका मतलब आपको 30 रुपीज का क्या अर्न हुआ है? सरप्लस अर्न हुआ है। ओके, तो मैं ये भी बोल सकती हूं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस, कि मतलब अगर उस सेब का प्राइस 250 तक भी होता तो भी मैं दे देती, राइट? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। ओके, तो देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, अगेन ये किसने दिया था? मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, जिसने हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी दी, राइट? और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मोनोपोलिस्ट जब डिसीजन लेते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हाँ, ये डेफिनेशन दे रखी है कंज्यूमर सरप्लस की: एक्सेस ऑफ द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, जितना आप देने को तैयार हो, rather than go without a thing over that which he actually pays। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये क्या है? what a consumer is ready to pay, you were ready to pay 250 rupees for apple, but what you actually paid for that apple, कितना रुपीज आपने actually पे किया? you paid कितना? 220 rupees, right? तो that means 30 rupees is your surplus। अब एक और चीज है, जो ये कंज्यूमर सरप्लस का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कहां से डिराइव होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही डिराइव होता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया है। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? कोई चीज हम जितना ज्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, राइट? और हम डिसाइड कैसे करें कि हमें कितने यूनिट्स खरीदनी है? तो हम कितने यूनिट्स खरीदते हैं? जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर हो जाए? इक्वल टू द प्राइस। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने 20 रुपए पे किए हैं, राइट, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैंने मनी पे किया है उतना ही मुझे क्या मिले? सेटिस्फैक्शन भी मिले, एमयू भी उतना ही मिले। तो एमयू शुड ऑल्सो बी 20। तो जब 20 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो देयर आई विल स्टॉप परचेजिंग दैट
पर्टिकुलर कमोडिटी। आप देखो, एक ये टेबल 7 है, उससे हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 20 रुपीज, ओके। और प्राइस आपका सेम है, 20 20 20 20 20 एंड सो ऑन, राइट। 20 प्राइस आपका सेम है, चाहे आप 1 यूनिट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, पर यूनिट आपका प्राइस हमेशा कितना रहेगा, 20 ही रहेगा, ओके। चलो, तो अभी तक आपके पास वो चीज नहीं थी, तो आप वो खरीदने गए, तो आपको लगा कि यार इसकी वर्थ कितनी है, 30 रुपीज के बराबर है, मतलब मुझे इससे सेटिस्फैक्शन कितने का मिलने वाला है, 30 तक का सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, तो उतनी ही आपने उसके वर्थ लगाई, ठीक है। जब आप दुकानदार के पास गए कि कितना प्राइस है, उसने कहा 20 रुपए, तो आपको तो मजे आ गए, राइट, क्योंकि अगर वो 30 भी मांगता तो आप 30 भी देते उसे, क्योंकि आप इमेजिन कर चुके थे पहले से ही, राइट, कि 30 रुपीज इसकी वर्थ है। तो वहां पे आपको कितने का सरप्लस हुआ, 10 का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम करी। अब आप, क्योंकि वो चीज आप ऑलरेडी खरीद चुके हो और आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि जैसे जैसे कोई चीज का कंजम्पशन मैं बढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम। तो पहली यूनिट से कितने की यूटिलिटी मिली, 30 की, अगली से 28 की, तीसरी से 26 की, चौथी से 24 की, राइट। इस तरीके से हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी चलेगा। तो सेकेंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 28, राइट। जबकि आपने प्राइस कितना पे किया उसके लिए, 20, तो अभी भी आपको फायदा ही हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसकी वर्थ ज्यादा है और आप प्राइस पे कर रहे हो ओनली 20 रुपीज, तो 10 रुपीज 8 इज योर सरप्लस। उसके बाद थर्ड यूनिट में आप मूव ऑन करा, तो थर्ड यूनिट वॉज गिविंग यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कितना, 26, बट द प्राइस दैट यू वर पेइंग फॉर दैट कमोडिटी वॉज रुपीज 20। तो अभी भी आप फायदे में ही हो, 20 रुपया पे कर रहे हो, 26 रुपए का फायदा आपको मिल रहा है, तो दैट मीन्स 6 का सरप्लस है। उसके बाद 24 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, प्राइस पे कर रहे हो 20 रुपए, तो कितने का सेटिस्फैक्शन, 4 का। फिर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 22 का, प्राइस पे कर रहे हो 20 का, तो कितने का, अभी भी सरप्लस है, 2 का। फिर अब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 20 रुपए का, प्राइस पे कर रहे हो 20 रुपए का, तो अब आपका सरप्लस हो जाएगा 0। फिर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, 18 हो गई, और आप प्राइस पे कर रहे हो 20 रुपया, तो क्या यहाँ पे कुछ सरप्लस है, नहीं। यहाँ पे तो उल्टा मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या देखा कि उस चीज की वर्थ है 18 रुपए, जो सेटिस्फैक्शन मुझे उस चीज को कंज्यूम करके मिल रहा है, कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 18 का, बट मैं प्राइस कितना पे कर रही हूँ, ज्यादा पे कर रही हूँ ना, तो आई विल नॉट परचेज दिस यूनिट, ठीक है। तो आई विल स्टॉप परचेजिंग एट कितना यूनिट्स, 6 यूनिट्स, तो मैं कितने यूनिट्स तक ही परचेज करूंगी, 6 तक, ओके। तो हमने देखा एक कंज्यूमर कहां कहां तक परचेज करेगा, वेयर विल ही स्टॉप परचेजिंग दैट कमोडिटी, जहां पे हमने क्या देखा, मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर आ गई है, प्राइस के बराबर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या मैं यहां पे स्टॉप कर दूं थर्ड यूनिट पे, नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे फायदा हो रहा है, तो अभी मैं और फायदा लूंगी ना, तो आई विल कीप ऑन परचेजिंग, मैं फोर्थ यूनिट भी परचेज करूंगी, क्योंकि अभी मुझे और फायदा मिल रहा है, 4 का सरप्लस और मिला, फिर मैं और खरीदूंगी, अभी भी मैं सरप्लस पे मिल रहा है मुझे 2 का, फिर मैं और खरीदूंगी। अब मैंने देखा मेरा सरप्लस 0 हो चुका है, तो अब मुझे पता चल गया कि बस आई शुड स्टॉप परचेजिंग दिस यूनिट, क्योंकि अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो अब आपको सरप्लस नहीं होगा, यू विल स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस, ओके। अब
अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए, इस तरफ आप, जैसे बुक में इन्होंने दे रखा है, इस तरफ आप प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी रख दें, तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से फिगर रखेंगे, क्योंकि एक ही एक्सिस में दोनों को रखना है, राइट। और एक एक्सिस में हम ये नंबर ऑफ यूनिट्स रखेंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट्स रखी जाती है एक्स एक्सिस में, ये दोनों रखेंगे हम वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में ऐसे फिगर रखेंगे कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो 20, 18 से फिगर रखना शुरू कर देते हैं, 5-5 के गैप में रखते हैं। तो कहाँ तक जा रहा है? 30 तक। 15, 20, 25, 30। इस तरफ नंबर ऑफ यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ स्टार्ट प्लॉटिंग। पहले मैं प्लॉट कर लेती हूँ ये और ये, ठीक है, प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। 1 यूनिट पे कितना प्राइस था? 20। 2 पे 20, 3 पे 20। तो देखते हैं 1 यूनिट पे कितना प्राइस था? 20। 2 पे कितना प्राइस है? 20। 3 पे कितना प्राइस है? 20। 4 पे कितना प्राइस है? 20। 5 पे 20। 6 पे 20। ठीक है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 1 पे। अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स और मार्जिनल यूटिलिटी को। तो 1 यूनिट पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है? 30। 2 पे 26। 3 पे 24। सॉरी, 3 पे 26, फिर 4 पे 24। 3 पे 26, 3 पे 26, 4 पे 24, 5th पे 22, 6 पे 20, ये 6th यूनिट है 20, और 7th पे 18, ये 7th यूनिट यहाँ पे है, 7th पे 18। तो अब मैं इन सब को ज्वाइन कर दूंगी, तो मेरे पास ऐसा कर्व आएगा। मुझे फायदा कहाँ तक हो रहा है? 6 यूनिट तक फायदा हो रहा है। इसका मतलब, क्योंकि अभी तक मेरा, ऑब्वियसली देखो ना, प्राइस मैं पे कर रही हूँ 20 और सेटिस्फैक्शन मुझे उससे ज्यादा का मिल रहा है, तो ये सारा पोर्शन किसका हो जाएगा? मेरा सरप्लस का। हाँ, एक बार प्राइस ऊपर चल जाए, सेटिस्फैक्शन नीचे आ जाए, तो अब ये नीचे वाला पोर्शन कौन सा होगा? लॉस का। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? सारा सरप्लस का। ओके, क्योंकि देखो ना, अभी तक प्राइस की लाइन नीचे है और सेटिस्फैक्शन के पॉइंट्स उससे ऊपर हैं, 25, 28, 30। हाँ, एक बार प्राइस की लाइन एक बार सेटिस्फैक्शन कितना आ जाए? प्राइस की लाइन से नीचे, इसका मतलब अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कम और प्राइस मैं पे कर रही हूं ज्यादा, तो जो ये नीचे का पोर्शन हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? आपका लॉस का। ओके, तो ये सारा आपको वही सब दे रखा है, जो पैराग्राफ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वही सब आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में दे रखा है। अब देखो, हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जो हम प्राइस पे कर रहे हैं, पहले यूनिट के लिए कितना प्राइस पे कर रही हूँ? 20। सेकेंड यूनिट के लिए कितना प्राइस पे कर रही हूँ? 20। थर्ड के लिए 20, फोर्थ के लिए 20, सब के लिए, मतलब
मैं जितने भी यूनिट खरीदती जाऊंगी मैं पर यूनिट कितना दूंगी, 20 रुपीज। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि जब मैं रियल लाइफ में ज्यादा ज्यादा कमोडिटीज खरीदती हूं तो मैं बोलती हूँ भैया रेट सस्ते लगाओ, राइट। तो अगर मैं एक यूनिट ले रही हूँ 20 की, तो मैं बोलती हूँ भैया मैं 2 यूनिट्स अगर आपसे लूंगी तो आप 18-18 प्राइस लगा लो, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं 2 यूनिट्स खरीदूंगी तो मैं कितना बोलूंगी भैया, 18 पर यूनिट। तो मैं होलसेल में जब मैं परचेजिंग करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि प्राइस कम दूं। तभी तो मैं एक शॉपकीपर भी आपको ऑफर देते हैं कि मैम ज्यादा लोगे तो आपको क्या दे देंगे, सस्ता दे देंगे। बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आप कितनी भी यूनिट्स तो ले लोगे तो आपको प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, 20 ही पे करना पड़ेगा। तो वही है, यहाँ पे ये क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दे आर अज्यूमिंग दैट प्राइसेस विल रिमेन कांस्टेंट विच इज नॉट प्रैक्टिकल। याद करो ये हमने कल भी किया था, जो मैंने कहा था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, कॉन्स्टेंसी ऑफ प्राइस। देखो ये देखो लिखवाया था कल, जो हमने किया था, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब कंज्यूमर क्या कर रहा है, सेम मनी पे कर रहा है फॉर एवरी यूनिट ही परचेजेस, जो कि क्या है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो ये वाला अजम्पशन जो है प्राइस का, कि प्राइस विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये वाला अजम्पशन भी क्या है, रियल लाइफ में क्या नहीं होता, फॉलो नहीं होता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। ठीक है, तो वही दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में बोला जाता है, इट इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनेशन है, राइट। इमेजिनेशन तो है ही है, क्योंकि देखो ये बोल रहे हैं कि पहले सरप्लस मिला 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का। अगर आप रियल लाइफ में किसी से बोलो कि भैया आपने आम खाया, आपको कितने का सरप्लस मिला, क्या वो ऐसा बोलता है 100 का मिला, अगला बोल रहा है नहीं 120 का मिला? ऐसा नहीं होता, राइट। तो कंज्यूमर सरप्लस एक ऐसी चीज है जो कि रियल लाइफ में मैं न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं करती। तो कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, ओके। और अगर मैं नेसेसिटीज की बात करूं, देखो इस एग्जाम्पल में तो आपको बता दिया कि 1 यूनिट कंज्यूम करके 30 का सेटिस्फैक्शन मिला, अगले यूनिट से 28 का, 3 से 26 का। बट अगर सपोज करो आप भूखे हो, राइट, एंड आपको खाने की जरूरत है, फूड, आपको किसी ने फूड दिया, तो जब आपने पहली रोटी खाई तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि, जो कि आप मतलब ऐसा था कि कोई रोटी नहीं देता तो आप मर जाते, राइट। तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि आप उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या कितने का सेटिस्फैक्शन मिला, इन्फिनिटी का। तो हमने क्या देखा, अगर मैं नेसेसिटीज की बात करूं, या 1 ग्लास ऑफ वाटर, आप बहुत थर्स्टी थे, राइट, बहुत ज्यादा थर्स्टी थे, आपकी तबीयत खराब होने लग गई थी, और किसी ने आपको 1 ग्लास ऑफ वाटर दे दिया, तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिला कि आप वो फिगर्स में, नंबर्स में बयान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो अगेन नेसेसिटीज के केस में कभी कभार आपके मार्जिनल यूटिलिटी इतनी ज्यादा होती है, इन्फिनिटी तक होती है, जो कि आप न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वहां पे भी ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट। तो वही है, in case of necessaries the marginal utilities of earlier units are infinitely large. Consumer surplus derived from a commodity is affected by the availability of substitutes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैंने कल आपको बताया भी था, अगर मैंने आपको कल बताया था टी एंड कॉफी का, ओके। अब देखो अगर मैं टी की बात कर रही हूं, राइट, मैं टी के एमयू की बात कर रही हूँ, 1 2 3, टी के से सेटिस्फैक्शन मिला 30 का, फिर मिला 28 का, राइट, फिर मिला 26 का,
ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, कॉफी के प्राइसेस शूट अप कर गए, तो एज अ रिजल्ट कॉफी वाले कंज्यूमर्स भी किस तरफ आगे, दे हैव स्विच्ड ओवर टू टी। ठीक है, तो आप कभी कभार स्विच ओवर कर लेते थे, कभी टी पी लेते थे, कभी कॉफी पी लेते, और कभी कॉफी पीते थे, और अब कॉफी के प्राइसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब आपको टी पीने में ही मजा आने लग गया, तो अब कॉफी के प्राइस बढ़ने के बाद आपको टी में और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि टी क्या है, अभी भी कॉफी से काफी चीप है, राइट। तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया कितने का, 29 का, राइट। तो हमने क्या देखा, सब्सिट्यूट गुड के प्राइस बढ़े, उसका इम्पैक्ट टी की कंजम्पशन पे पड़ा, और टी का एमयू कम होने की जगह क्या हो गया, 26 से 29 हो गया, बढ़ गया, राइट। तो हमने क्या देखा, टी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस वजह से इफेक्ट होती है, बाय द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद है, अगर मैं प्रेस्टीज वैल्यू गुड्स की बात करूं, तो जैसे अगर मैं डायमंड्स की बात करूं, राइट, तो डायमंड्स के केस में जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी कम नहीं होती है। जनरली क्या होता है, जैसे जैसे मैं यूनिट कंजम्पशन बढ़ाती जाती हूँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, वैसे वैसे मेरा एमयू कम होता जाता है। पर डायमंड्स के केस में ऐसा नहीं है। तो अगेन प्रेस्टीज गुड्स जहाँ पे होते हैं, प्रेस्टीजियस गुड्स या हाई वैल्यू गुड्स, वहाँ पे ये जो ये कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी वाला या कंज्यूमर सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट एक ही चीज है, राइट। दोनों आपस में लिंक्ड ही हैं, राइट। जहां पे एमयू काम नहीं करेगा वहां पे ऑटोमेटिकली कंज्यूमर सरप्लस वाला कॉन्सेप्ट भी काम नहीं करेगा। ओके, और अगेन कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी, अब यहां पे लिखा है, इसको यहां से पढ़ना, मार्शल ने अज्यूम किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ना, हर समय प्राइस कितना पे कर रही थी मैं, 20 20 20 20, right, which is not practical in real life. This assumption is unrealistic. Okay, और अगेन एक और चीज, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है तभी किसका भी कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर सरप्लस का भी कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को किस पे मेजर कर रहे हो, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर रहे हो, मनी टर्म्स में मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी है ये क्या बोल रही है, कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो इस थ्योरी का जो मार्जिनल यूटिलिटी जो थ्योरी है, जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो ही क्या है, एक ऐसे अजम्पशन पे बेस्ड है जो कि क्या है, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है, ये बोलती है कि सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, विच इज टोटली फॉल्स, राइट। क्योंकि रियल लाइफ में हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं करते। तो द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तभी चल सकता है अगर हम अज्यूम करेंगे क्या, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। बट कई सारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, एब्सर्ड है, बेसलेस है, क्योंकि साइकोल जो ये सेटिस्फैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। मैं इसको न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं नहीं बोल सकती कि एप्पल खा के मुझे मिलता है 30 का सेटिस्फैक्शन और मैंगो खा के मिलता है 20 का सेटिस्फैक्शन। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? नहीं ना। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी क्या बोल रही है कि आपको अपना सेटिस्फैक्शन किस पे मेजर करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा, जो कि क्या रियल लाइफ में इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में हम अपने सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर नहीं करते। ठीक, अब
जो ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। अब देखो, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कहां पे काम आता है? ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस आपको क्या बताता है कि आपको कितना फायदा हो रहा है बाय परचेजिंग दैट कमोडिटी। ओके, अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये था आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ये था आपका प्राइस, ये था आपका कंज्यूमर सरप्लस। मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट से 40 की, प्राइस पे कर रहे हो 20 रुपए, तो कितने का सरप्लस है? 20 का। यूटिलिटी कम होके हो गए 38 की, प्राइस है पे कर रहे हो 20, कितने का सरप्लस है? 18 का। तो जहां जिन कमोडिटीज पे एक कंज्यूमर को काफी ज्यादा सरप्लस मिलता है, वो उस कमोडिटी को क्या करता रहेगा? परचेज करता रहेगा, राइट? तो बिजनेस फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर कमोडिटी को आगे मैन्युफैक्चर करें या ना करें। तो कैसे डिसीजन लेंगे? वो ये देखेंगे कि इस कमोडिटी से कस्टमर को कितना सरप्लस मिल रहा है। अगर उसे काफी ज्यादा सरप्लस मिल रहा है, इसका मतलब इट इज श्योर कि वो फ्यूचर में भी यही चीज क्या करता रहेगा? खरीदता रहेगा, राइट? तो बिजनेस फर्म उस चीज का प्रोडक्शन करते रहेंगे। ओके, ठीक। अब प्राइस डिसीजन लेने में भी ये आपका हेल्पफुल करता है। जो ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, ये एक बिजनेस मैनेजर को हेल्प करता है किस चीज में? प्राइस डिसाइड करने में। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, if a business can identify groups of consumers with different elasticity of demand within their market, and the market segments which are willing and able to pay high prices for the same products, then firm can profitably use price discrimination. अब देखो, अगर मैं बात करूं कमोडिटी ए की, इससे इस कमोडिटी को पे करने में आप दे रहे हो प्राइस 20, 20, 20, 20, एमयू मिल रहा है आपको 50 का, फिर 45 का, राइट? 42 का, 40 का। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा सरप्लस एंजॉय कर रहे हो। मतलब कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है उस चीज़ के लिए? 20। मतलब एमयू क्या होता था कि अगर आप कंज्यूमर से 50 रुपए भी मांगोगे ना, तो वो दे देता, ठीक है? पर उसे वो चीज़ कितने में मिल रही है? 20 रुपए में। ठीक है, इसका मतलब कितने का सरप्लस एंजॉय कर रहा है कंज्यूमर? 30 का सरप्लस एंजॉय कर रहा है। ओके, अब देखो, अब बिजनेस में डिसीजन लिया जा रहा है कि कमोडिटी ए के प्राइस बढ़ाए जाएं या नहीं बढ़ाए जाएं, राइट? तो पहले तो आप देखोगे कि इसकी इलास्टिसिटी कैसी है। इलास्टिसिटी मतलब मैंने बताया ना, इलास्टिसिटी मतलब प्राइस अगर मैंने इसका चेंज करा तो डिमांड में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो अगर याद करो हमने पढ़ा था, अगर मैंने प्राइस बढ़ाई किसी चीज के, ठीक है, और वो चीज ऐसी थी जिसके आराम से सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल थे, तो लोग क्या करेंगे? प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ओके, अब वाटर, सरकार चाहती है कि वाटर के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं, ठीक है? तो सरकार ने वाटर के प्राइस बढ़ाए, तो क्या डिमांड कम होगी? नहीं ना, क्योंकि वाटर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड पीपल विल स्टिल कंटिन्यू टू कंज्यूम
वाटर, राइट? तो उसकी डिमांड डाउन नहीं होगी, राइट? तो वाटर का प्राइस बढ़ा के फायदा है ना, राइट? तो हमने देखा जिन चीजों की डिमांड होती है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब प्राइस कितने भी चेंज हो जाए उन चीजों की डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी चीजों का प्राइस बढ़ाने में क्या है, फायदा है। ओके, ऐसी चीज का प्राइस बढ़ा के क्या फायदा है, जहां पे आपने प्राइस बढ़ाया और कंज्यूमर ने दूसरी चीज खरीदनी शुरू कर दी, तो वहां पे प्राइस बढ़ा के कोई फायदा ही नहीं है, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो आप ज्यादा प्राइस आपने करे भी तो आपको फायदा नहीं हो पाएगा। भाई प्राइस तो आपने इसीलिए बढ़ाए ना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न कर सको, पर फायदा क्या हुआ, आपने इधर आपने प्राइस बढ़ाए और उधर कंज्यूमर निकल लिया, राइट? तो अब देखो, अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कि मैं कमोडिटी ए के प्राइस बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो ठीक है, इलास्टिसिटी तो चेक करोगे ही करोगे, साथ ही ये भी चेक करोगे कंज्यूमर सरप्लस। देखो, अगर आप उससे 50 रुपए भी मांगते ना तो वो दे देता, आप कितने मांग रहे हो उससे, 20 रुपए, तो कितने का सरप्लस एंजॉय कर रहा है वो, 30 का। तो अगर मैं इस कमोडिटी का प्राइस बढ़ाना भी चाहूं, मैं सोचूं कि आगे से मैं इसका प्राइस कितना कर दूंगी, 25, तो क्या फायदा होगा, यस। अभी भी कंज्यूमर क्या है, सरप्लस में ही है। देखो कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे अभी भी, उससे 45 का, एंड द प्राइस दैट ही इज पेइंग फॉर दैट कमोडिटी इज कितना, 25, तो कितने का सेटिस्फैक्शन उसे अभी भी मिलेगा, 20 का सेटिस्फैक्शन, 20 का सरप्लस उसे अभी भी बचेगा। ओके, फिर आप सोच रहे हो कि और प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो क्या सही है, यस, अभी भी कंज्यूमर को फायदा ही हो रहा है। देखो ना, अभी भी कितने की यूटिलिटी मिल रही है उसे, 42 की, तो अगर उससे 42 रुपीज भी मांगा जाता तो वो दे देता, पर आप कितना मांग रहे हो, 30 रुपया, ठीक है? तो देखो, वो पे कर सकता था 42 रुपीज फॉर दैट कमोडिटी, बट आप चार्ज कर रहे हो 30, राइट? तो अभी भी कंज्यूमर इज स्टिल इन कंज्यूमर सरप्लस। कितने का फायदा उसे मिल रहा है, 12 का फायदा उसे अभी भी मिल रहा है। तो हमने देखा कि प्राइस बढ़ाए जाएं या ना बढ़ाई जाएं, प्राइस डिसीजन मेकिंग, उसके लिए भी कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। ओके, ठीक है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट, तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मैं ना वो कर लेती हूँ क्या, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब, जब मैं कोई भी काम करने जाती हूं तो पहले मैं ये देखती हूँ कि उस पर कितने की लागत आएगी। लागत सपोज आ रही है 20,000 की, और उस चीज से फायदा मुझे कितने का होगा, 30,000 का। तो यस, आई विल गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, क्योंकि लागत आ रही है 20,000 रुपया और बेनिफिट मुझे मिल रहा है कितने का, 30,000 का। तो मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं 20,000 रुपए, और मुझे उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि ये 20,000 रुपए इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आप चेक करेंगे कि खर्चा कितने का आ रहा है और उससे बेनिफिट मुझे कितने का मिलेगा। तो आपने देख लिया, अच्छा बेनिफिट कितने का मिलेगा, 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब आई विल बी इन सरप्लस ऑफ कितना, 10,000, राइट? तो यस, आई कैन गो अहेड विथ प्रोजेक्ट, राइट? तो जहां पे आपको ये डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो आप क्या चेक करोगे कि मुझे सरप्लस बचेगा या नहीं बचेगा। फिर है आपका, ये तो हमने कर ही लिया था, ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस रेज करने हैं, ठीक? और एक और चीज, consumers who enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy products at high prices। ठीक, क्या मतलब हुआ, कोई प्रोडक्ट है वाई, 1 2 3 4, कंज्यूमर को इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 30, 29, ठीक है, 28,
और प्राइस आप पे कर रहे हो कितना, सपोज करो आप प्राइस पे कर रहे हो इसके लिए 32 रुपीज का, तो कितने का कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है? दो, सॉरी, ठीक है। अब देखो, आपको उस कमोडिटी को कंज्यूम करके कितने का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? 32 का। बट द प्राइस यू आर पेइंग फॉर दैट कमोडिटी इज कितना? ₹30। अभी आप फायदे में हो, कितने का फायदा में हो रहा है आपको? 2 का। फिर आपने एक और यूनिट कंज्यूम करी और आपका यूटिलिटी गिर गई, फॉल होके कितनी हो गई? 31। ओके, अब ना मार्केट में उसके प्राइस बढ़ गए, उस कमोडिटी के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए। सपोज करो प्राइस बढ़ा के कर दिया उन्होंने कितने? 33 रुपीज। ठीक है, क्या अब कंज्यूमर को सरप्लस होगा? नहीं, क्योंकि यूटिलिटी मिल रही है 31 की और प्राइस कितना हो चुका है? 33 की, राइट? तो ऐसे कमोडिटीज जहां पे कंज्यूमर का सरप्लस पहले ही बहुत कम था, और अगर आप वहां पे प्राइसेस बढ़ा दोगे तो पीपल विल स्टॉप परचेजिंग दैट कमोडिटी, राइट? क्योंकि अब उस कमोडिटी को परचेज करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अब एक और चीज, कंज्यूमर सरप्लस फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी सरकार के लिए भी को भी क्या है? हेल्पफुल है। सरकार भी कंज्यूमर सरप्लस के बेसिस पे डिसीजंस लेती है, गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब देखो कैसे। सपोज करो गवर्नमेंट आपको दो टाइप के गुड्स दे रही हैं। वन इज लिकर, शराब, एंड अनदर इज, कोई भी ले लो, राशन। ठीक है, सरकार जो राशन प्रोवाइड करती है, फूड। ओके, अब देखो, या राशन की जगह आप सरकार दो टाइप की चीज पे टैक्स लगाने की, दो टाइप्स, यहाँ पे ऐसा करो इसको थोड़ा सा, तो गवर्नमेंट wants to take टैक्स डिसीजन, ओके, लिकर पे और मूवी टिकट पे। ओके, ठीक। अब देखो, लिकर पी के जो लिकर के लिए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, एमयू, वो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट यू आर रेडी टू पे माइनस व्हाट यू एक्चुअली पे, यही तो होता है, राइट? लिकर के लिए लिकर नहीं मिल रही थी तो लोग वर रेडी टू पे इवन 1200 फॉर अ स्मॉल बॉटल। ओके, 1200 में भी मिल जाए तो लोग ले लेंगे। इसका मतलब लोगों को लग रहा था कि मुझे 1200 का क्या मिलेगा? उससे एमयू मिलेगा, ठीक है। और जब वो बॉटल मिली तो कितने की मिली लोगों को? 500 रुपए की। तो कितने का कंज्यूमर सरप्लस अर्न हुआ यहां पे? 700 का। ओके, तो अगर गवर्नमेंट
अगर सरकार ने सपोज करो इंक्रीज कर दिया, क्या, सपोज गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइस, ठीक है, सरकार ने प्राइस इंक्रीज करके कर दिया कितना, 600 रुपया, तो क्या लोग खरीदेंगे? यस, क्योंकि अभी भी उनको काफी ज्यादा उससे क्या मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है, अभी भी दे आर एंजॉइंग द सरप्लस ऑफ 600 यूटिल्स। ओके, अब हम मूवी टिकट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या देखा, सरकार को भी कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट सरकार के भी काफी काम आया टू डिसाइड कि हमें प्राइस कितना रखना चाहिए। सरकार चाहे तो और बढ़ा दे तो और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी भी लोगों को क्या रहेगा, दे विल एंजॉय मोर सरप्लस। 700 भी कर दे, 800 भी कर दे, तो सरकार इसका प्राइस कहां तक कर सकती है, 1200 तक कर सकती है, ठीक है। अब देखो, मूवी टिकट के रिगार्डिंग सरकार डिसाइड करना चाहती है कि मूवी टिकट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है, व्हाट यू आर रेडी टू पे, और कितना आपने एक्चुअली पे किया। मूवी टिकट के लिए यू वर रेडी टू पे, सपोज करो 500, बट आपने एक्चुअल पे किया कितना, 400। ओके, तो कितने का सीएस आया, 100 का। ओके, कितने का सरप्लस अर्न हुआ, 100 का, ठीक। सरकार चाह रही है कि प्राइस क्या कर दिया जाए, 400 टू 450, तो कितने का सरप्लस होगा अर्न, 50 का। पर चलो कोई नहीं, अभी भी सरप्लस तो हो ही रहा है ना, भले ही कम हो रहा है। और नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया द प्राइस फ्रॉम 450 टू 550, तो देखो, यू वर विलिंग टू पे कितना, 500, राइट, 500 तक आप पे करने के लिए तैयार थे, राइट, मैक्सिमम अमाउंट। बट सरकार ने कितना प्राइस लिया आपसे, 550, तो क्या आप जाओगे टिकट्स परचेज करने, नहीं, राइट, तो यू विल नॉट परचेज द टिकट्स। तो सरकार को पता चल जाएगा कि हम मैक्सिमम प्राइस कहां तक रख सकते हैं मूवी टिकट का, 500 तक ही रख सकते हैं, मतलब विच कंज्यूमर इज रेडी टू पे। हाँ, उससे कम रख ले तो अच्छी बात है, कंज्यूमर को सरप्लस हो जाएगा, 500 माइनस 400, 100, 500 माइनस 450, 50 का सरप्लस, 500 माइनस 480 भी सरकार रख सकती है, अभी भी कंज्यूमर सरप्लस अर्न करेगा। 500 माइनस 490, 490 रुपीज भी प्राइस रख सकती है। 500 माइनस 500 तक भी रख सकती है, क्योंकि ठीक है, कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं होगा, तो चलो यहां तक भी ही कैन टॉलरेट। बट वो तब टॉलरेट नहीं करेगा कि जब उसे लगेगा कि सेटिस्फैक्शन तो सिर्फ 500 का है और सरकार मुझसे कितना रुपया लेना शुरू कर रही है, 520 या 510 या 550, तो फिर वो पे नहीं करेगा, राइट। तो हमने देखा कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कहां पे रोल प्ले किया, इसने इसने रोल प्ले किया इन डिसाइडिंग द प्राइस। ओके, एक्सक्यूज मी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो क्या देखा हमने,
तो कंज्यूमर्स सरप्लस कहाँ तक जाता है? टिल MU ऑफ गुड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड। ओके, तो अगर आप जितना आपको एक्स प्रोडक्ट से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक, मतलब अगर आपको सपोज करो कोई बोले कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, मनी, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या रुपी कुछ भी, तो कैसे निकलेगा? जितना आपका उस प्रोडक्ट को कंज्यूम, जैसे एक्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स से आपको मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी रख देंगे ऊपर, नीचे आप रख देंगे जितना आप उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपके पास आ जाएगी। ओके, तो this is the formula to find out marginal utility of मनी। ओके, जो कि आपने स्पेंड किया है ऑन कमोडिटी एक्स। ओके, ठीक, तो ऐसे भी बोला जा सकता है, MU ऑफ अ गुड अपॉन MU ऑफ मनी, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो वी विल स्टॉप परचेजिंग द प्रोडक्ट when marginal utility of that product becomes equal to price of that product। तो that is till, तो हमारे क्वेश्चन में हमने कहाँ तक खरीदा? 6 यूनिट तक। देखो, ठीक है, तो यह नोट डाउन कर लिया आपने? इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने कहाँ तक खरीदा? 6 यूनिट तक खरीदा हमने। देखो, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 20 बिकम्स इक्वल टू द प्राइस 20। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।